स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग दोबारा से। यहाँ से नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट का क्या नाम था बोलो? बेस्ट, यही है। इसको उठाएं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद नोटपैड में आ जाएं। आपने देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। ये नहीं करना हमने, हाँ जी, साइट मैप लगाना है। सो साइट मैप सबमिट हो गया जी, लिख दिया मैंने साइट मैप डॉट एक्सएमएल। देखें जरा आया कि नहीं आया, नहीं होगा तो एरर आएगा। सबमिट हो गया, इसका मतलब है अगर ना होता तो एरर आ जाता, एरर पेज आता कि भाई अभी नहीं आया हुआ, मेरे पास साइट मैप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाते हैं और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं जी। यानी आपको ये भी पता लग गया कि आपको सब साइट मैप की एंट्री अपनी रोबोट्स की फाइल में भी डाल के बताना है। रोबोट्स फाइल को भी बताना है कि भाई हम साइट मैप सबमिट कर चुके हैं। यही किया ना मैंने, रोबोट्स फाइल को भी बता दिया ना कि साइट मैप सबमिट हो चुका है। अब क्या करें इसको, बोले दरवाजा को जरा बंद कर दे, इसी चल जाएगा जी। आगे क्या करें, यहां से बताएं ना क्या करें, इस जगह से क्या करें आगे। सबमिट कर दूं, कैसे करूं, यहां से क्या करें, नोटपैड में क्या करूं मैं, सेव कर लेना। ये बताओ ना, सेव करें, सेव किए बगैर कैसे वहां जाएंगे। हाँ जी, सेव करने लगो। अब क्या करें, कैसे सेव करें, बेसिकली पूछने का मकसद ये था कि कैसा सेव करें जी। आगे सेव में आगे चले, इनके प्रोजेक्ट के साथ ही रख लेते हैं, जहाँ पर इनका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। पीक में चले जाते हैं, पीक में आपकी डीएम में मेरा ख्याल है यहाँ पर है, यहाँ आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, ये है, और फजल आपका है ना ये था, ठीक है। इधर लाकर जी, नाम क्या रखें, अब फाइल का क्या नाम रखें, रोबोट.txt यार, इसमें इतनी देर से यही तो पढ़ते जा रहे हैं। नाम फिक्स होगा, नाम फिक्स होगा, नाम फिक्स होगा, क्या नाम होगा, मुश्किल बात है जी। ऑल फाइल करने की जरूरत नहीं, यूं कर लेते हैं, ठीक है। बस रोबोट्स लिख दिया ना तो नीचे से txt खुद ही आ जाएगा। ऑल फाइल्स करते हैं तो फिर हमें txt लिख देते हैं, तो करने की क्या जरूरत है जब ये खुद से ही txt ले रहा है। इसको भी ले लिया, ठीक है। अब आए जरा इधर, साइट मैप तो सबमिट है। अब दूसरी कौन सी फाइल है, ये वाली फाइल है ना, मैंने लिखा है robots.txt। दूसरी ये भी चाहिए ना इसको, यहाँ पर नहीं आई, इसलिए मैंने किया, पता लग गया आपको नहीं आई अभी नहीं मैंने की ना, इसलिए दिखाया कि जब नहीं की होगी तो ऐसे आएगा। अभी नहीं आई ना, वहाँ पर अपलोड नहीं की मैंने, अब उसे अपलोड करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फाइल बन चुकी है जी, आप ही के फोल्डर में है। अब क्या करें, एक और अपलोड करें, और इस दफ़ा अपलोड करते हैं हम फोल्डर से, आपके प्रोजेक्ट फोल्डर से करते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि आपकी एसईओ इंप्रूव हुई होगी आज कल की निस्बत, क्योंकि आज उसमें साइट मैप भी चला गया और आज उसके अंदर रोबोट्स भी चली गई, ठीक है। तो कल से बेहतर रिजल्ट दे रही होगी अभी। प्रोजेक्ट्स, ये फाइल है, चले ये भी हो गई। ये मैंने जो दो फाइलें अपलोड की हैं, कहाँ पे की हैं, आप बोलती थी मुझे आज पता लग गया, पहले नहीं था पता मुझे इस बात का, आज पता लगा पहली दफा। इसका मतलब है अब आप मेरे निशाने पे आ गई। कहाँ पर अपलोड की है ये फाइलें,
जोर से बोलना, मुझे यहाँ तक आवाज़ है। सी पैनल में बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ पे किया है, किस फोल्डर में किया है? ये आप लोग इतना आहिस्ता बोलते हो, मैं भी जरा एक दिन प्रैक्टिस करता हूँ आहिस्ता बोलने की, फिर देखूंगा आप लोगों के साथ क्या सलूक होता है। हाँ जी, फाइल मैनेजर में बिल्कुल ठीक है। फाइल मैनेजर में जो इनका सब डोमेन का फोल्डर बनाया हुआ है, ये दोनों फाइलें उस जगह पर गई हैं, ठीक है। जो हमने सब डोमेन का, इसका मतलब क्या हुआ, कभी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट की सब डोमेन अलग बननी है, हर स्टूडेंट के अलग सब डोमेन के फोल्डर में जाके ये सारा काम होगा, हर दफा अलग अलग होगा। किस चीज़ की ऑनरशिप नहीं है आपके पास? होनी चाहिए, लगता है आपको होनी चाहिए। यहाँ जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा होगा ना, वो भी ये चीज़ें नहीं देख रहा होगा जो आप देख रहे हो ना, ठीक है। ये आपको मैं अपनी डोमेन्स के ऊपर रिस्क लेकर सारे काम करवा रहा हूँ। हाँ जी जी, बिल्कुल आपको जहमत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भाई इसको एक दफ़ा हम अपलोड करेंगे, वंस अपलोड हो गया, उसके बाद आपने करना क्या है, ज़्यादातर आपने एक एक फाइल में चेंज करनी है, ठीक है। बस एक एक फाइल को अपलोड ले आए। मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप लोग जहमत करके कोई ऊपर आ जाए, कोई नहीं आता ऊपर, ठीक है। 4:30 बजे से 5:30 का टाइम दिया था, है ना। आप आई थी, आप भी आई थी बाद में, ये भी लेट आई थी लेकिन आप भी आई थी। लेकिन 5:30 बजे के बाद मैं टाइमिंग बेस्ड बंदा हूँ, सिर्फ टाइम पे काम करता हूँ। हाँ, तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो फिर मैं बहुत एहतियात से कर रहा होता हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम खत्म हो जाता है तो किसी और का टाइम होता है फिर मेरे पास, ठीक है। हो गया, अब जरा चेक करें क्या हुआ इसका। लग गई, यानी हमने 2 SEO वाले काम आज और कर लिए। साइट मैप सबमिट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी की वेबसाइट का ऑडिट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखें, ये भी चीज़ चेक करेंगे कि भाई रोबोट्स फाइल बनाई है उसने, साइट मैप लगाया है उसने, ठीक है। यहाँ से चेक कर लें, लग भी गया है, लेकिन अभी तक आपने उसे सर्च कंसोल में सबमिट नहीं किया हुआ। ये भी देख लेंगे कि आपने उसे सर्च कंसोल में सबमिट किया है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कल किस अकाउंट में ये काम किया था, किसी को याद है जिसमें मैंने सर्च कंसोल बनाया था? किस ईमेल से बनाया था? यहीं से मैंने कोई ईमेल खोली थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सा ईमेल था वो। आपको पता लग रहा है मैं क्या रहा हूँ? चलो बाकी चीज़ छोड़ दें, सर्च कंसोल की बात कर रहा हूँ। हमने प्रीवियस लेसन में सर्च कंसोल क्रिएट किया था। मैंने क्या कहा था, सर्च कंसोल कैसे बनता है? ईमेल से साइन इन होता है। ये पूछ रहा हूँ कि किसी को याद है मैंने किस ईमेल से साइन इन किया था? क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं वैसे तुक्का मार रहा हूँ कि शायद इससे किया हो। आई डोंट थिंक सो, इससे नहीं है। यही है नो, इसमें तो कुछ और है। ये वाला नहीं था, चले जिसे बंद करें। ऑरेंज वाला था, ये वाला, ओके। चलिए जिसको भी देख लेते हैं। देखें, नो, ऑरेंज भी नहीं था। अब ये बच गया पीछे, यहाँ एक ग्रे बच गया है ना, इन दोनों में से कोई एक होगा। जा कैसे रहूँ मैं, देख रहे हैं आप? सिर्फ जाकर सर्च कंसोल लिखता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। आपने ऐड किया था? नहीं हुआ, अच्छा। और कौन सा था, उसको भी खोल के देख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें है, वो इसमें है, आई थिंक सो। सोचे भी ना, ठीक है। ये बेसिकली ना किसी क्लाइंट के सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, ये बहुत बड़ी आपकी अजमत है कि आप यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो काम करना है इधर क्लास में आकर अपलोड करवा लेना मुझसे। सी पैनल का आपके पास सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऑनलाइन परचेज करें सी पैनल, ठीक है। एक वेब होस्टिंग लें, मैंने कहा था ग्रुप्स की सूरत में ले लो, छोटे छोटे पैसों में मिल जाएगी, थोड़े थोड़े पैसों में, उसके ऊपर काम करो, सारे मिलकर ही एक ले लो। ऐसे भी हो सकता है, अलग ले लो, ठीक है ना। आपको एक डोमेन चाहिए और एक होस्टिंग चाहिए, ऐसी है ना, 2 चीज़ें लेनी है ना। अदरवाइज ये मुफ्त वाला काम करना तो इस तरह कर लो जैसे मैं करा रहा हूँ।
जी सर्च कंसोल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर है। मैं क्यों बार बार सर्च कंसोल में आ रहा हूँ, किसी को पता है मैं यहाँ आना क्यों चाह रहा हूँ? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? जी मैं यहाँ पे क्यों आना चाह रहा हूँ? हाँ जी, हमने साइट मैप सबमिट करवाना है बेसिकली। हमने अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करवाना है। यही लग रहा है, यही है ना? जी सर, ये बना हुआ था स्टार्स अकेडमी के अकाउंट में। जी खुल गया। अब आया, देखिए लिखा हुआ आ रहा है साइट मैप। इस जगह पर आकर आपको अपना साइट मैप सबमिट करना है। जी कैसे सबमिट करना है? यहां पर आकर मैं लिख दूंगा साइट, देखिए आगे सब कुछ लिखा हुआ है। ये मैं वहां तो पूरा लिख रहा था ना यूआरएल, अब यहाँ पूरा यूआरएल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जिस सर्च कंसोल में हूँ वो ऑलरेडी मेरा यूआरएल ही है। तो मुझे सिर्फ यूआरएल से आगे अपनी फाइल बतानी है, sitemap.xml। जी आ गया। जी अभी वो कह रहा है नॉट फैच। कहता है जी अभी आपकी साइट में आपकी फाइल जो है वो रीड नहीं हो सकती, कोई इशू है इसमें। दोबारा लिखें जी जरा। अब आपकी वेबसाइट को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? हो सकता है कि उसमें कोई लिंक्स ऐसे हों जो प्रॉपरली फॉलो ना हो रहे हों। मैं दोबारा से इसे सबमिट कराता हूँ। चलिए अभी थोड़ी देर बाद इसको भी देखते हैं कि यहाँ पे क्यों इसको उसने नहीं लिया। और इधर आए ज़रा, यूआरएल इंस्पेक्शन पे भी आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी? यूआरएल इंस्पेक्शन। अभी इसमें एक एरर आया है जिसमें इसने सबमिट को नहीं किया, ठीक है? हम इसे कल दोबारा यहाँ लाकर देखेंगे कि क्या उसने एक दिन के बाद उसको कर लिया। अदरवाइज फिर आपकी वेबसाइट को एग्जामिन करेंगे कि क्यों नहीं किया उसने। बेस्ट परफेक्ट बेस्ट पेट केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसको वैसे जब करके देखा था तो वेबसाइट सही चल रही थी हमारी, है ना? अच्छा आपने एक काम करना है, इस वेबसाइट में आई थिंक सो कि ये पहले भी की पड़ी होंगी चीज़ें। ये हमने किसी वेबसाइट को उठाया हुआ है ना पहले से, तो हम देखना है कि कहीं उसके अंदर ऑलरेडी तो कोई दूसरा साइट में और रोबोट्स फाइल तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है? इस चीज़ को भी हमें चेक करना है। अब आ जाए वापस इधर। उसको डिलीट करना है हमने। अभी तो वो कह रहा है कि रीड नहीं हो सकता आपका, ठीक है? यूआरएल इंस्पेक्शन में आए ज़रा, इसकी वेबसाइट को भी, इनकी वेबसाइट को भी देखते हैं। यही है वेबसाइट। एंटर, लिखा हुआ आ गया रिट्रीविंग। ये कहाँ से आया हूँ मैं? यूआरएल इंस्पेक्शन से। यानी अब मैं इस वेबसाइट को देख रहा हूँ कि ये गूगल में कैसे बिहेव कर रही है। जी यूआरएल नॉट इन प्रॉपर्टी, अभी तक इसने कुछ नहीं हमें दिखाया। ये बेसिकली उसके रिजल्ट्स हैं अभी जो शो नहीं हुए। आफ्टर सम डेज, 7 डेज के बाद हमें इसके एनालिसिस आने शुरू होंगे। और मैं एक दफ़ा फिर इसको पेस्ट करता हूँ। ये किनकी वेबसाइट थी? इसमें कुछ कॉपी था? मैं इसमें कुछ कॉपी था कि आपने यूनिक कंटेंट लिखा हो। यूनिक है,
अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम रोक लेते हैं, ज़रा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हमने सारी फाइल बना ली है, ये पढ़ा दिया था मैंने आपको, डिसअलाउ भी बता दिया, अलाउ भी बता दिया कि किस किस तरह फोल्डर्स को अलाउ और डिसअलाउ करना है। उसके बाद साइट मैप हमने आखिर में देखा है कि साइट मैप इस तरीके से सबमिट होगा। अच्छा, आगे से क्या लिखा हुआ है जी? हाँ जी, क्या हुआ? व्हाट इज वर्चुअल रोबोट फाइल? वर्चुअल रोबोट फाइल का क्या मतलब है? एक है फिजिकल रोबोट फाइल, एक है वर्चुअल। अभी आपने देखा कि मैं जो अपलोड कर रहा था एक फाइल थी, तो इसका मतलब है ये एक फिजिकल रोबोट्स फाइल है। वर्चुअल रोबोट फाइल का क्या मतलब है जी? वर्चुअल रोबोट फाइल का मतलब ये है कि जो वर्डप्रेस में हमने काम करना है वो कैसे करना है हमने, यानी वर्डप्रेस में भी तो रोबोट्स लगानी है हमने। वर्डप्रेस की वेबसाइट जो होगी उसके हम एसईओ के प्लगइन में जाकर बताएंगे कि हमारी रोबोट फाइल कौन सी है। इसका मतलब क्या, वहाँ पर अपलोड नहीं हो रही है, वहाँ बताएंगे जाकर प्लगइन की मदद से। लेकिन अगर आपके पास आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसका एक इंटरफेस तो वर्डप्रेस का है, मगर एक इंटरफेस सी पैनल भी तो होगा कि नहीं होगा? होस्टिंग है तो सी पैनल है, ऐसे ही है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई वेबसाइट है जिसका सी पैनल ही ना हो सकता है ऐसे? हर वेबसाइट का सी पैनल है। लेकिन हुआ क्या हुआ है कि मोस्टली काम जो है वर्डप्रेस का उसके वर्डप्रेस इंटरफेस में हुआ है। अगर आपके पास सी पैनल है और आपको एक्सपर्टीज भी है सी पैनल इस्तेमाल करने की, तो सेम इसी तरीके से आप साइट में और सेम इसी तरीके से आप रोबोट की फाइल को उधर अपलोड करेंगे तो वो इसी तरह वर्किंग करेगी जिस तरीके से यहाँ पे वो वर्किंग कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या क्या लिखा हुआ है? ये डेफिनेशंस वगैरह ये आ रही हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं आपको सारी। क्रॉल बजट लिखा हुआ है कि क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये क्या लिखा हुआ है नीचे जी? फेसबुक के देखनी है रोबोट्स कौन से, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, इनके रोबोट फाइल देखनी हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये देख रहे हैं, आ रही है ना, कहाँ से लगाना है आप लोगों ने? एसईओ में जाएंगे, फाइल एडिटर में जाएंगे और ये आ गया। अभी देख रहे हैं ये फिजिकल फाइल नहीं है, बेसिकली ये ऐसी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बनती है या नोट पैड में फाइल बनती है। सो हम यहाँ पर फाइल बनाएंगे और सेव कर देंगे। सो इट इज कॉल्ड वर्चुअल। फिजिकल रोबोट फाइल क्या है? हमने नोट पैड पे ऑफलाइन बनाई है, उसके बाद उसको अपलोड किया जाकर अपने सी पैनल। लेकिन याद रखना है कि अगर आपके पास सी पैनल है, वेबसाइट आपकी बेशक CMS है, PHP है, किसी भी प्लेटफॉर्म की है, तो आप ये वाले काम सी पैनल में भी कर सकते हैं। मतलब मैंने सारे काम सी पैनल में बताए, उसके बाद मैंने कहा वर्डप्रेस में इस तरह होगा और कोई भी SEO का प्लगइन होगा वहां से हम ये काम कर सकते हैं। लो जी, ये एक एग्जांपल भी आ गई जो कि हमने बनाई है। ये नाम लिखा हुआ है यूजर एजेंट गूगल बॉट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्रॉलर गूगल का है उसका नाम आ गया और लिस्ट में आप लिस्ट देखोगे तो उसमें और भी बहुत सारे नाम आ रहे होंगे। डिसअलाउ में ये फोल्डर्स करवाए हमने। चलो जी, काम खत्म हो गया। इधर आए जरा। अगली चीज क्या है हमारे पास? गूगल पेज एक्सपीरियंस टॉपिक है ये हमारा, इससे ही रेलिवेंट है। इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। हाँ, ये भी टेक्निकल एसईओ का हिस्सा ही है कि आपकी वेबसाइट ने कितना जल्दी ऊपर आना है। उसमें अहम रोल किस चीज़ का है कि गूगल पेज एक्सपीरियंस, यानी कि आपका पेज एक्सपीरियंस कैसे है। पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ कि भाई लोग आपकी वेबसाइट को जब खोलते हैं मोबाइल पर, लोग आपकी वेबसाइट को जब खोलते हैं डेस्कटॉप पर, तो कितना अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्ड करती है। समझ आई बात की जी? गूगल पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस इज अ सेट ऑफ सिग्नल्स that measures how users perceive the experience of interacting with a web page beyond its pure information value। यानी वो ये कह रहा है कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है कि लोग जो आपकी वेबसाइट पर आने लगे हुए हैं वो उनका यूज़र एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट से कितना अच्छा हो रहा है। अब कितना अच्छा होने का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी वेबसाइट खुलती कितनी जल्दी है। सबसे अहम बात तो यही है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड, कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी अच्छी है, ठीक है। और क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल इंडेक्स है?
अब 2 इंडेक्सिंग हो गई ना, एक इंडेक्सिंग कौन सी हुई है मोबाइल की, और एक इंडेक्सिंग कौन सी हो गई, यानी आपकी वेबसाइट में डेस्कटॉप पर भी इंडेक्स होना है, आपकी वेबसाइट में मोबाइल पर भी इंडेक्स होना है। अब न्यू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो सबसे पहले ये देखता है कि क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल इंडेक्स है कि नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल इंडेक्स ही नहीं है तो वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा स्टैंडर्ड ये है कि हमें फॉलो करना है, हमें ये चेक्स लगाने हैं, ये चीज़ें देखनी है कि क्या हमारी वेबसाइट में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, और ये इश्यूज़ हमें रिटर्न करने हैं, किसने, सर्च कंसोल ने भी रिटर्न करने हैं, और वैसे भी हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, इसके कुछ 7 फैक्टर्स हैं हमारे पास, ज़रा देखते हैं। इट इंक्लूड्स कोर वेब वाइटल्स, इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है कोर वेब वाइटल्स की एक टर्म है जिसमें हमें पता लगता है कि कौन कौन से सिग्नल्स हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे पता लगेगा कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, नंबर 1 देख रही है, ये मैंने फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं 7, और उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, नंबर 1। नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट इनपुट डिले, और नंबर 3 पे लिखा हुआ आ रहा है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये जो पहले 3 फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स कॉल्ड कोर वेब वाइटल्स, यानी कि जो पहले 3 फैक्टर्स हैं इसको गूगल क्या बोलता है, कोर वेब वाइटल्स, यानी कि ये वाले 3 फैक्टर्स हमें सबसे पहले पूरे करने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब इसका ताल्लुक प्योरली डेवलपमेंट से है, यानी कि ये वाले फैक्टर्स बेशक आपने पूरे करवाने हैं एक एसईओ के बंदे ने, लेकिन ये काम लेना किससे, आपने वेब डेवलपर से ही काम आपने लेना है। जी, तो ये है क्या चीज़ है, देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद समझने के लिए ज़रा देख लें। ये वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट है जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा देख रहे हैं, नीचे भी जा रही है वेबसाइट। अभी हो सकता है यूज स्क्रॉल करते जाएं तो वेबसाइट आती जाए। अभी ये वो वेबसाइट है जो आपकी एक मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आकर रुक गई है, ये आपको सिर्फ उतना हिस्सा नजर आ रहा है। अभी हमें वेबसाइट का सिर्फ वो हिस्सा नजर आ रहा है कि यूँ मैंने मोबाइल पकड़ा, वेबसाइट खोली, जैसे भी वो खुली इधर तक आ गई हो। समझ लें ये जो तस्वीर बनी हुई है ये सिर्फ इतने हिस्से को डिफाइन इसको कर रही है, रिप्रेजेंट। उसके बाद वेबसाइट हो सकता है इसके नीचे 6-7 पेज और हो, मैं यूँ करूँगा ऐसे ही है ना, नीचे की तरफ जाऊँगा फिर खुलेगी ना बाकी की वेबसाइट। तो अभी हम इसका मतलब क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फर्स्ट स्क्रीन जो हमारे सामने आ गई है, अब उसमें देखें क्या है। अगर हम देखें तो इसमें स्लाइडर भी होता है, इसमें तस्वीर भी होती है, और इसमें कंटेंट भी होता है, ऐसे ही है, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इस हिस्से को हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है कि पेज को फोल्ड करने से पहले, अनफोल्ड करने से पहले जितना आपको नजर आ रहा है ये वो वाला हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है ना ये कहलाता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। इधर इतने हिस्से में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है, मतलब कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ पर पिक्चर लगी है और किसी जगह पर वीडियो लगी होती है तो इसका मतलब है वीडियो हो जाता, चेंज हो जाता है ना। तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि अबव द फोल्ड कंटेंट्स द टॉप पार्ट ऑफ अ वेब पेज, और उसने ये देखना है कि इसमें से सबसे हैवी पार्ट कौन सा है और उसको उसने लोड करना है। उसको लोड करने का जो टाइम है, क्या वो स्टैंडर्ड्स में पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। अगर नहीं उतर रहा तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट स्लो है। वेबसाइट स्लो या फास्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं सारों को कहूँ भाई अपना अपना मोबाइल खोलो या वेबसाइट खोलो। ठीक है, तो आप में से कुछ 10 बंदे मुझे कह रहे हैं ना भी सर खुल गई है, एक बंदा के अभी नहीं खुली, हम उसे कहेंगे भाई तुम्हारा तो इंटरनेट स्लो है इसलिए, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है वेबसाइट की स्पीड देखने का। वैसे भी मैं अगर एक वेबसाइट को अपने पास ओपन कर लूँगा तो अगली दफ़ा वो उसकी कैश मेमोरी से आ जाएगी। ठीक है, कैश मेमोरी का पता नहीं क्या होता है, मोबाइल के अंदर अपनी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है या डेस्कटॉप के अंदर जो अपनी मेमोरी होती है जिसमें टेम्परेरी तौर पर वो चीज़ों को रख लेता है, उसे हम कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, उसके लेवल्स होते हैं, ये हार्डवेयर का टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि उसने अपनी मेमोरी में उसको रख लिया। अब जब मैं दूसरी दफ़ा उसे खोलूँगा तो मुझे वही वर्जन खोल कर दे देगा जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। इवन आप अक्सर ऐसे भी देखते हो कि आप पेज खोलते हो तो पेज रिफ्रेश नहीं होता, आप 2-3 टाइम रिफ्रेश करते हो। और आपके क्रोम क्रॉलर के अंदर एक ऑप्शन होती है प्राइवेट विंडो की, वो जो प्राइवेट विंडो होती है उधर से जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वो वाली वेबसाइट कैश मेमोरी से नहीं खुलती, वो लाइव खुलती है हमेशा। वो कभी भी आपका कंटेंट आपके
अंदर से नहीं लेगा बल्कि हमेशा लाइव कंटेंट लेगा जो प्राइवेट विंडो खुल रही है उसकी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि एक दफ़ा खुल गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये बताने का मकसद क्या है कि आपको स्पीड का पता ही नहीं लगेगा दूसरी दफ़ा कि स्पीड स्लो है कि फास्ट है। अभी मैं आपको टूल भी बताता हूँ एक। यहाँ से उसने क्या देखना है कि भाई सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है और उसके लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ले ये इधर आ जाए, ये एक एग्जांपल सी बनी हुई है कि भाई इधर आया तो 0 सेकंड, ठीक है, मतलब एक टाइमिंग के हिसाब से बता रहे हैं कि एक जगह पर आया तो 0 सेकंड, एक जगह पर आया तो 3 सेकंड और उससे नीचे आ गया तो 5 सेकंड। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, इस तस्वीर में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि भाई ये पेज लोड हो रहा है और पेज लोड होने में वो इतना टाइम लेने लगा हुआ है कि भाई इतने हिस्से ने इतना टाइम ले लिया, ठीक है। और जहाँ पर लिखा हुआ है 5 सेकेंड्स LCP लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, यानी हुआ क्या कि इसने इतने सेकंड लिए, एक ने 3 सेकंड लिए और एक ने 5 सेकंड्स लिए, ऐसी है। ये वाला हिस्सा जो है सबसे बड़ा इमेज वाला हिस्सा था, इसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, तो ये इसका LCP है उस वक्त, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट इसका यही है कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इस वक्त ये है। हो सकता है किसी वक्त में ये ना हो, वीडियो हो, तो फिर चेंज हो जाएगा उसका लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, ठीक है। अब क्या है इसका जी 1.2 सेकेंड, अगर इसका इतना टाइम हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इसका मतलब क्या है कि इमेज बड़ा अच्छा ऑप्टिमाइज हुआ होगा, तभी होगा ना, इससे इमेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई होगी तभी होगा। उसके बाद क्या कहता है 4 सेकेंड्स, तो क्या होगा ओके, यानी जब वो आपको अच्छी रिकमेंडेशन देगा तो वो ग्रीन कलर में आपको नजर आएगी। जब वो आपको कहेगा कि भाई ये वार्निंग है तो आपको ऑरेंज से कलर में नजर आएगी, और जब वो आपको कहेगा कि आप वार्निंग से भी बिलो पर चले गए हो, इवन वो फेल की सर्च भी ले जाएगा, ठीक है, तो वो रेड कलर में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई 4 सेकंड से अगर ज़्यादा होगा तो आपको किस कैटेगरी में रखेगा, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट स्लो है। ये इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट स्लो है। अब ये आपको मोबाइल यूज़ करते हो तो कभी भी नहीं आएगा, ये पता लगेगा, इसके लिए हमें किसी टूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं, अभी वो भी आपको बताता हूँ। LCP for mobile and desktop is different, but Google use mobile LCP to generate LCP score, ठीक है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट अलग-अलग होगा डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए, लेकिन वो ये कह रहा है कि जब स्कोर जनरेट हो रहा होगा आपकी वेबसाइट का तो वो मोबाइल वर्जन की बेसिस पर हो रहा होगा, यानी मोबाइल पर आपकी वेबसाइट कितनी स्पीड से खुलने लगी हुई है जी। आगे क्या आ गया जी, हाउ टू रिड्यूस LCP स्कोर। अभी ये आज जो अब इस पार्ट में जो कुछ पढ़ रहे हो इसमें आप SEO के हवाले से कुछ नहीं कर रहे, इसमें एक SEO एक्सपर्ट ने क्या करना है, सजेशन देनी है वेब डेवलपर, जनाब हम इस वेबसाइट को देख रहे हैं तो इस वेबसाइट को आप थोड़ा ठीक करें। मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ये एक वेबसाइट है, कौन कौन थक गया है, ठीक है। इसका मैंने URL कॉपी कर लिया, वेबसाइट स्पीड टेस्ट। घर में किसी ने नहीं मुझे पूछना कैसे किया था हमने, मैंने ऊपर लिखा वेबसाइट स्पीड टेस्ट, बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ टूल्स आ जाएंगे जिसने आपकी वेबसाइट की स्पीड को चेक करना है, ठीक है। मैं इसको यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, GT मैट्रिक्स। हाँ, आपने इस GT मैट्रिक्स को यूज़ करना है, इसी पर चले जाएं। और भी बहुत सारे, किसी और को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई शर्त नहीं है आप किसी को यूज़ करो जी। इधर आए और URL पेस्ट कर दें, नहीं है, ऑन लाइव है, ठीक है। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे इसकी, फिर वो आपसे कहेगा कि भाई आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना लें। आ गई है साइट। अभी आप एक चीज़ नोट करें कि इस वेबसाइट पे ये हमारा अगला टॉपिक है, ये वाला क्या लिखा हुआ है इस पर, नॉट सिक्योर लिखा हुआ है ना, नॉट सिक्योर।
यानी इसका क्या मतलब होगा कि इस पर SSL अप्लाइड नहीं है, सिक्योर सॉकेट लेयर जिस पे ताला लगा हुआ नजर आ रहा होता है, आता है ना, बहुत सारी वेबसाइट है ना उस पर लॉक नजर आता है आपको, ये अगले लेसन में भी टॉपिक पढ़ेंगे। यानी वो हमें SSL परचेज करनी होती है। तो क्योंकि इस वेबसाइट पर SSL नहीं है, अगर मैं एक और वेबसाइट खोल दूँ, चल क्या खोलना है इसी को देख लो, इस पर ये लॉक नजर आ रहा है, इस पर आपको ये लॉक नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये SSL अप्लाइड वेबसाइट है, यानी इस पर उन्होंने, और SSL अप्लाइड वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट होती है, यानी उन्हें हैक करना, उनकी स्पैमिंग करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो आप जब होस्टिंग परचेज करते हो जिस कंपनी से, उसी कंपनी से आपने SSL भी परचेज करनी है, और SSL बहुत महंगी नहीं होती है, उसका लाइसेंस भी 1 साल का होता है, लेकिन आपको SSL अलहदा से बाय करनी है। जिस वेबसाइट के साथ ये लॉक नहीं बना हुआ आएगा, आपको समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर SSL नहीं है, SSL बाय नहीं की हुई, और उसके ऊपर अटैक करना, अटैक्स होना बहुत कॉमन है, और बहुत जल्दी उस वेबसाइट का डाटा एक्सेस किया जा सकता है, और उसको वेबसाइट को स्पैम किया जा सकता है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो आगे, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। LCP लिखा हुआ है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट दिखा रहे हैं हमें, यहां से हमें वेबसाइट की स्पीड का पता, और अभी इसके ऊपर वो नहीं लगा हुआ, बाकी इसके मोस्टली स्टैंडर्ड्स हाई है। ये वाला जो कलर है, ये यहाँ पर कहता है इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है, परफॉर्मेंस, वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, डेवलपर बढ़ाएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर, कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी डेवलपर से हमने पढ़वाना है, और एक इस स्ट्रक्चर को अच्छा करने का एक सबसे आसान तरीका क्या है हमारे पास, कि स्लाइडर्स, दिखने में तो हमें वेबसाइट की स्लाइडर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही है, यानी कि एक वेबसाइट है जिसमें स्लाइडर ला रहा है, और एक वेबसाइट है जिसमें स्लाइडर नहीं आ रहा, तो हमें ज़्यादा अच्छी वेबसाइट वही लगेगी जिसमें स्लाइडर होगा। सबको पता है ना वेबसाइट स्लाइडर्स क्या होते हैं, एक वेबसाइट खुलती है उसके ऊपर एनिमेशन चल रही होती है प्रॉपर, ठीक है ना, लेकिन SEO रिकमेंड करती है कि आपकी वेबसाइट के टॉप पर स्लाइडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो स्लाइडर्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में बने होते हैं, जावास्क्रिप्ट में कोड होता है उसका, उसमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं, बहुत लेंथी कोड होता है, और वो वाला हिस्सा लोड होने में बहुत टाइम लगता है। और अभी हमने आज के लेसन में क्या पढ़ा, आज के लेसन में हमने पढ़ा कि भाई लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज छोटा होना चाहिए, बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट को गूगल बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो कहता है कि आपने अपनी वेबसाइट में मिनिमम कर देना जावास्क्रिप्ट, और अगर बड़ी ज़रूरत है आपको ये लगाने की तो आप इसको अपने फर्स्ट कंटेंटफुल पार्ट में ना रखो, बल्कि नीचे वाले हिस्से में रखो, यानी कि जब स्क्रॉल करके कोई बंदा नीचे आए तो ऐसी चीज़ें उस जगह पे रखें। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड अचानक बढ़ जाएगी, सिर्फ इस तरह काम, सिर्फ यही करने से आपकी स्पीड वेबसाइट की बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आइए बात की। जी, क्या लिखा हुआ है जी, कॉमन सजेशंस, करना क्या है आपको, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, जैसे अभी हमें उसे बताया, अभी ये C ग्रेड में, कई वेबसाइट्स होंगी जो F ग्रेड में होंगी, इसका मतलब की हालत बहुत ही बुरी है, और कुछ वेबसाइट्स होंगी, अब एक वेबसाइट है उसका कंटेंट भी बहुत छोटा है तो वैसे ही A में चली जाएगी। आपने ये भी देखना है कंटेंट भी होना चाहिए उसमें, ये नहीं है कि बस एक होम पेज बना हुआ है उसमें 6 पैराग्राफ लगे हुए हैं, एक तस्वीर लगी हुई है, उसकी स्पीड तो खुद ही तेज़ होगी, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, कंटेंट भी इसमें मौजूद होना चाहिए। तो क्या कहता है, नंबर 1 पहला क्या करें आप काम, होस्टिंग, यानी कि कहता है ये वजह भी हो सकती है कि आपने जो होस्टिंग परचेज की हुई है वो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की स्पीड ही स्लो है हो जाएगा। सबसे पहले आप देख लें कि उसकी स्पीड अच्छी है, अच्छी स्पीड वाली कंपनी है, कोई नॉन कंपनी है जिससे आपने होस्टिंग बाई की हुई है, कि ऐसी भी कंपनी। नंबर 2 मिनिफाई CSS एंड HTML। इसका क्या मतलब है कि अपने कोड को मिनिफाई करो, यानी कि CSS का कोड बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ये भी आप जब SEO चेक करोगे तो उसमें भी आपको नजर आएगा कि भाई इसमें CSS का कोड कम करो। ठीक है, अब ये कोड कम करेगा, वेब डेवलपर को ये सजेशन जाएगी कि जनाब हम इसकी SEO कर रहे हैं, SEO में ये रुकावटें हैं, ठीक है, तो आप इसको इम्प्रूव करो। नंबर 3 क्या है, इनेबल कैश। ये कैश के स्पेल गलत लिखे हुए हैं, CACHE कैश, ठीक है, CACHE, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। सो इनेबल कैश, कैश अपनी इनेबल कर दें, सिस्टम में कैश इनेबल कर दें। ठीक है, मगर सिस्टम में कैश इनेबल करके तो हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं ना। इसका मतलब है कि कैश इनेबल करने का मतलब क्या है,
वो हमारे ही सिस्टम से खुल रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी होता है कि हमारे पास जो है ये कोडिंग के थ्रू भी होगी, और वर्डप्रेस में हमारे पास प्लगइन भी होता है, जिससे कैश को इनेबल करने से क्या फ़ायदा होता है कि बहुत सारे विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो साथ में कैश मेमोरी का प्लगइन चल रहा है, तो कैश मेमोरी भी साथ साथ बनती जा रही है ना। जैसे हम किसी नेटवर्किंग में काम करते हैं, और नेटवर्किंग में जैसे आपकी लैब है, लैब में क्या हुआ भाई, यूज़र्स बने हुए ना सब लोगों के, तो अगर 10 कंप्यूटर्स हैं और उस 10 के 10 सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं एकदम, क्या होगा, स्लो हो जाएगा, सर्वर स्लो हो जाएगा ना, एकदम डाटा एक्सेस करना स्लो हो जाएगा वो। तो प्लगइन होता है हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर, जब हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हर थोड़ी देर के बाद कैश मेमोरी को रीसेट कर रहा होता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि उससे वेबसाइट की स्पीड बेहतर हो जाती है, बट इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। मैं कहा ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, ऑल दीज आर आल्सो वैलिड इन अबव द फोल्ड कंटेंट पार्ट। ये देखिए ये क्या चीज़ लिखी हुई है, नो स्लाइड शो, ये कहा था ना मैंने आपको कि स्लाइडर्स भी लगाने, मतलब स्लाइड शो, नो स्लाइड शो, नो एनिमेशन, नो होस्टेड वीडियो। अच्छा, वीडियो कैसे लगानी है वो कहता है नो होस्टेड वीडियो। होस्टेड वीडियो का क्या मतलब है कि ये नहीं है कि आपकी अपनी ही होस्टिंग है, यानी कि आपकी अपनी होस्टिंग है, आपने क्या किया, उसी के अंदर वीडियो लगती लाकर और उसी वीडियो को आप चला रहे हैं। मतलब एक वीडियो कहाँ से चलनी है, यूट्यूब से। यूट्यूब प्योर स्ट्रीमिंग चैनल है, ऐसे ही है ना, वो तो 100% स्ट्रीमिंग चैनल है, बफरिंग नहीं होती है उसके ऊपर। लेकिन आपने जो होस्टिंग बाय की हुई है, याद रखिएगा, आप जब होस्टिंग बाय करते हैं उसकी कैटेगरीज हैं कि आपको होस्टिंग किस लिए बाय करनी है। क्या आपको होस्टिंग एक स्टैंडर्ड वेबसाइट के लिए बाय करनी है, क्या होस्टिंग आपको वीडियोस के लिए बाय करनी है, क्या इमेजेस के लिए बाय करनी है, फ़र्क पड़ जाएगा सर्वर्स के ऊपर, तो आपको उन्हीं सर्वर्स पर लेकर जाएंगे जो अच्छे सर्वर्स होंगे। हमने जो होस्टिंग बाय की हुई है, सपोज कर रहे हैं कि वो तो वेबसाइट की स्टैंडर्ड होस्टिंग है, वो वीडियोस की होस्टिंग नहीं है, तो जब मैं उसमें वीडियोस रखूंगा तो बफरिंग करेगी मेरी वीडियो, स्लो होगी। बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप अपने सर्वर पे वीडियो रख के चलाएं। वो कहता है कि भाई वीडियो अगर चलाने की बहुत ही ज़रूरत है, एक तो गैलरी में जाकर चलाओ, होम पेज पे ना चलाएं, ठीक है, और चलाएं कहाँ से, यूट्यूब से। यानी आपकी होस्टिंग ना हो, यूट्यूब की होस्टिंग हो। कहता है आपने अपनी होस्टिंग में वीडियो को अपलोड नहीं करना। कीप टेक्स्ट ऑप्टिमाइज्ड। अच्छा, ये टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, एक तो वो है जो हम लोगों ने HTML में पढ़ी है, एक टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन में ये बात भी है कि फोर्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि भाई मेरी वेबसाइट है, बड़ी वक्री टाइप की वेबसाइट होनी चाहिए, मैं जो फ़ॉन्ट लगाऊँ ना किसी और वेबसाइट पर नहीं, ये एक थॉट होती है हमारे पास, तो इसका नुकसान क्या होगा। कहने को तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि एक यूज़र है, उसके बाद वो फ़ॉन्ट ही नहीं है जो फ़ॉन्ट आपने अपनी वेबसाइट पे लगा रखा हो, तो क्या होगा, फिर गूगल से इंस्टॉल होगा ना पहले फ़ॉन्ट, पहले वो उसको इंस्टॉल करने पे ले जाएगा कि भाई मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले वो उसको इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने में जितना टाइम लगेगा तो क्या हुआ, आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ गया। सो आपने यहाँ तो ये काम करना है कि बहुत ही स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स लेकर चलें, या फिर आपने क्या करना है, ये कोड भी अपने डेवलपर को दे देना, ठीक है। ये कोड क्या कर रहा है कि जहाँ पर उसने अपने फ़ॉन्ट्स रखे हुए हैं वहाँ पर उसने ये कोड रख देना, ये CSS का कोड है, ठीक है। इसका काम क्या है कि भाई @फ़ॉन्ट फेस, ये फ़ॉन्ट फेस कैसा होगा, फ़ॉन्ट फैमिली ऐसी होगी, फ़ॉन्ट साइज़ ये होगा, और फ़ॉन्ट डिस्प्ले स्वैप। स्वैप का क्या मतलब है कि भाई जब तक वो फ़ॉन्ट डाउनलोड नहीं हो जाता उस वक्त तक इस फ़ॉन्ट में दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वेब पेज लोड हो गया, बजाय इसके कि पहले वो डाउनलोड ही करता रहता और फिर लोड होता। अब हमने से क्या कहा, एक फ़ॉन्ट दे दिया, हमने कहा भाई फ़ॉन्ट जब तक डाउनलोड ना हो जाए उस वक्त तक इस फ़ॉन्ट पे दिखा दो, और जब फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाए तो उसे स्वैप कर देना। तो जब वो डाउनलोड हुआ होगा और स्वैप हो रहा होगा तो उस टाइम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। लेकिन यह है कि अगर वो हर दफ़ा हर यूज़र के लिए अलग से डाउनलोडिंग करनी शुरू हो जाए, आपको भी पता है जब आप कोई काम कर रहे हो और अचानक डाउनलोडिंग शुरू हो जाए तो क्या होता है, स्लो हो जाता है ना काम एकदम। तो उसका उन्होंने ये सोल्यूशन दिया, ये भी कोड आपने, और समटाइम ये कोड लगा भी होता है, अगर ना लगा हो तो डेवलपर ने देखना है कि हमारी वेबसाइट इस वजह से, SEO के बंदे ने देखना है इस वजह से स्लो नहीं है। जी,
ऐड दिस कोड इन CSS फाइल, ठीक है, ये आपने डेवलपर को बताना है, सारी CSS फाइल उसी ने बनाई हुई है, ठीक है, वो उसमें ऐड कर देगा। उसके बाद क्या है जी, फॉर वर्डप्रेस स्वैप गूगल फॉन्ट डिस्प्ले, ये नाम लिखना है आपने, एक प्लगइन है, ठीक है, ये एक प्लगइन है, आपने जस्ट इस प्लगइन को इंस्टॉल कर देना है बस। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो प्लगइन का क्या नाम है, स्वैप गूगल फॉन्ट डिस्प्ले, यानी फॉन्ट डिस्प्ले को स्वैप करो। अगर तो फ़ोन डाउनलोड नहीं है तो इसे इस्तेमाल कर लो और इसे डाउनलोड होने दो, जब वो डाउनलोड हो जाए तो उसको स्वैप करके मेरे फ़ोन के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो उनका ये काम करना होगा तो इस तरीके से करेंगे। और इसको आपने कहना है जावास्क्रिप्ट में भी देखना है कि ये वाला कोड जो है, फ़ोन का जो कोड है जावास्क्रिप्टिंग में नहीं होना चाहिए। अगर ये जावास्क्रिप्टिंग में डेवलपर ने लिखा हुआ है तो उसे आपने कहना है कि भाई इसको कन्वर्ट करो और CSS में लेकर आओ। अगर हम बात कर रहे हो कि वेबसाइट स्लो क्यों होती है, तो हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट की वजह से स्लो होती है। अब एक बंदे ने क्या किया, जावास्क्रिप्टिंग को ख़त्म ही कर दिया, बहुत ही मिनिमाइज कर दिया और ज़्यादा चीज़ें वो ले आया CSS में। फिर उसने ये देखना है कि CSS का कोड तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, CSS का कोड भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, CSS का कोड भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले हमें पहले ये देखना है जावास्क्रिप्टिंग तो नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्लो करती हैं आपकी वेबसाइट्स को स्लाइडर्स, सबसे ज़्यादा स्लो करते हैं आपकी वेबसाइट्स को स्लाइडर्स। तो अगर या तो आप स्लाइडर्स अवॉइड करें, और अगर आप स्लाइडर्स रख रहे हैं तो आप क्लाइंट्स को कन्विंस करें कि भाई इसको आप फ्रंट पे ना रखें, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई भी बंदा जब देख रहा हो स्लाइडर आए तो वो स्क्रॉल करके दूसरा स्लाइडर भी देखे, नहीं देखा ना कभी, ना कि कोई इतना टाइम देता है कि 5 तस्वीरों का स्लाइडर लगाया हुआ, पहले मैं 5 तस्वीरें देख लूँ फिर बाकी के पेज को एक्सपीरियंस करूँगा। हर बंदा हमेशा नीचे जाने की कोशिश करता है एज जल्दी एज पॉसिबल। ठीक हो गया। तो ये हमने आज एक थोड़ा सा एस्पेक्ट ये भी पढ़ा कि हम अपनी वेबसाइट को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर वाले पार्ट में आपने देखा कि इस लेक्चर वाले पार्ट में हमारे पास सजेशन है डेवलपर के लिए, यानी कि हमने जिसकी वेबसाइट इससे एक और नतीजा भी निकल रहा है ना, क्या नतीजा निकल रहा है कि ऐसे